हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके उपचारात्मक आहार के ऊपर है। थेरेपेटिक डाइट, हाँ डाइट, हम किस बीमारी में कौन सा आहार जो है वो रिकमेंड करते हैं, कौन सी बीमारी में कैसा आहार देकर हम उस बीमारी से निजात पा सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो है। उपचारात्मक आहार जो है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नितांत आवश्यक होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उपचारात्मक आहार के सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? रोगी को पोषण आहार का ज्ञान देना, उपचारात्मक आहार सामान्य आहार से भिन्न हो, रोग की अवस्था में रोगी हेतु पोषण स्तर बनाए रखना। तो उपचारात्मक आहार के द प्रिंसिपल ऑफ थेरेपेटिक डाइट, प्रिंसिपल आहार जो है उपचारात्मक थेरेपेटिक डाइट जो है, इसके सिद्धांत के बारे में बात हो रही है कि इसके प्रिंसिपल क्या है। तो इसके प्रिंसिपल है, रोगी को पोषण आहार का ज्ञान देना, किस प्रकार का डाइट जो है किस रोग में, किस रोग की अवस्था में किस प्रकार का डाइट जो है वो रिकमेंड करना चाहिए, इसका ज्ञान रोगी को भी होना चाहिए। ठीक है। उपचारात्मक आहार सामान्य आहार से भिन्न हो, जैसा एक नॉर्मल आहार होता है उससे जो है उपचारात्मक आहार, क्योंकि रोग की कंडीशन कैसी है यह उस पर निर्भर करता है। आहार जो हो दिया जाता है वो रोग की कंडीशन कैसी है, कहीं तीव्र तो नहीं है, अगर ज्यादा तीव्र है तो हमें आहार में परिवर्तन करना पड़ता है। तो उपचारात्मक सामान्य आहार से भिन्न होता है। रोग की अवस्था में रोगी है तो पोषण स्तर बनाए रखने के लिए, रोग की जो अवस्था है इसमें रोगी को, वैसे तो उसके शरीर से सारे न्यूट्रिएंट्स जो है लगभग लगभग न्यूट्रिएंट्स जो है वो बाहर निकल जाते हैं, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो जाती है, तो उनके उसके लिए उसे पोषण स्तर बनाए रखने के लिए, ताकि वो बाहर से आने वाले जो जर्म्स हैं, इन जर्म से, बाहरी संक्रमण से जो है वो शरीर को सुरक्षित रखे, इसके लिए उसके पोषण स्तर को बनाए रखने में भी ये सहायता प्रदान करते हैं। इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी आंसर बिल्कुल इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रचना के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? तो रचना के आधार पर जो भोज्य पदार्थ हैं, इन भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5? तो रचना के आधार पर जो भोज्य पदार्थ हैं, इन भोज्य पदार्थों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है नरम आहार, सॉफ्ट डाइट, सेमी लिक्विड डाइट, और थर्ड आपका लिक्विड डाइट। नरम आहार, अर्ध तरल आहार और थर्ड आपका तरल आहार। तो रचना के आधार पर भोज्य पदार्थों को जो वर्गीकृत किया गया है वो 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, आहारीय रेशे भोजन से होने वाली मल की मात्रा को डॉट 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 है। वो जो आहारी रेशे में आहारी रेशे में भोजन से होने वाली मल की मात्रा को, जो आहारी रेशे जो है ये भोजन में होने वाली मल की मात्रा जो है उसको क्या करते हैं? घटाते हैं, बढ़ाते हैं, असामान्य रखते हैं या सामान्य रखते हैं? तो आहारीय रेशे भोजन में होने वाली, जो भोजन के उपरांत होने वाली जो स्टूल की प्रक्रिया है, जो मल बनने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को क्या करते हैं? क्वेश्चन का सेंस यही है। तो उसकी जो मात्रा है उस मात्रा को बढ़ाने का कार्य करते हैं। और क्या करते हैं? और इसके साथ साथ, लेकिन उसकी जो गमना अवधि, मतलब जो निकलने की प्रक्रिया है, उस की प्रक्रिया को बाधित करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, निकलने की प्रक्रिया को घटाते हैं, लेकिन मल की जो मात्रा है उस मल की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय तथा आंत की बीमारी, ऑपरेशन के बाद दांत तथा मुंह की समस्या से ग्रसित रोगियों को निम्न में से कौन सा आहार दिया जाता है? कौन कौन सी बीमारी है? तो आमाशय से संबंधित और आंत की जो बीमारी है, तथा जो ऑपरेशन के बाद, शल्य क्रिया के बाद, या किसी प्रकार का दांत का रोगी है, या किसी प्रकार की मुख की समस्या से ग्रसित है, ऐसे मुख में कैंसर हो गया, इस प्रकार की समस्या से अगर कोई व्यक्ति ग्रसित है, तो उसे निम्न में से कैसा आहार दिया जाता है? नरम आहार दिया जाता है, अर्ध तरल है ये, अर्ध नहीं, ये अर्ध तरल है। अर्ध तरल आहार दिया जाएगा या तरल आहार दिया जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आमाशय तथा आंत की बीमारी या ऑपरेशन के बाद
या दांत की कोई या मुख की कोई किसी समस्या से कोई व्यक्ति ग्रसित है तो उसे जो है आहार जो दिया जाता है वो नरम आहार दिया जाता है। और नरम आहार के अंतर्गत आपका कौन कौन सा आहार आएगा, तो जैसे दाल हो गया, दलिया हो गई, खिचड़ी हो गई, अंडा मांस मछली का सूप हो गया, डबल रोटी हो गई, इडली हो गई। मतलब ऐसे डाइट जो एकदम सॉफ्ट होते हैं, जो एकदम नरम होते हैं, जिनको निगलना आसान होता है, उनको चबाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करने की आवश्यकता होती है। ऐसे आहार जो होते हैं वो नरम आहार होते हैं। अर्ध तरल आहार, इसमें कुछ मात्रा, इसमें जो है लिक्विड की मात्रा थोड़ी ही रहती है। जो नरम आहार रहते हैं इसमें लिक्विड की मात्रा तो मतलब थोड़ा सा ठोसपन रहता है, थोड़ा मात्रा लिक्विड की रहती है। अर्ध तरल मात्रा आहार में जो है वो लिक्विड की मात्रा थोड़ा, इससे क्वांटिटी उसकी ज्यादा होती है। और तरल आहार तो पूरा का पूरा जो है वो आपका एकदम लिक्विड ही होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, तरल आहार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ आता है। किसकी बात हो रही है, तरल आहार के बारे में। इसमें से कौन सा भोज्य पदार्थ है जो है आता है। ग्लूकोज का पानी है, जौ का पानी है, फलों का रस है, नारियल का पानी है, दाल का पानी है, शरबत है, या उपरोक्त सभी। तो तरल आहार के अंतर्गत ग्लूकोज का पानी भी एकदम तरल आहार, क्योंकि ये पानी ही लिक्विड ही फॉर्म, हमने आपको बताया कि अभी तरल आहार जो रिकमेंड किया जाता है वो एकदम लिक्विड फॉर्म में ही रिकमेंड किया जाता है। तो ग्लूकोज का पानी भी होता है, जौ का पानी भी होता है, फलों का रस होगा, नारियल का पानी, दाल का पानी, शरबत, ये सारे जो है ये आपके लिक्विड डाइट के अंतर्गत आते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, टाइफाइड, निमोनिया, ट्यूबरक्यूलोसिस, निर्जलीकरण, शारीरिक भार कम होना, ये बार नहीं है ये भार है, शरीर का जो भार है ये भार आपका कम होना, एक सब क्या है, कुपोषण होना, ये सब किसके लक्षण हैं। तो शारीरिक भार कम होना तथा कुपोषण होना आदि की स्थिति में निम्न में से कौन सा आहार जो है वो रिकमेंड किया जाता है, कौन सा आहार दिया जाता है। बीमारी इसमें कौन कौन सी है, यहाँ से क्वेश्चन अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा। पूछ लेगा कि टाइफाइड है, इसमें किस प्रकार का डाइट जो है वो दिया जाता है। यहाँ से पूछ लेगा कि ट्यूबरक्यूलोसिस में किस प्रकार का डाइट जो है वो रिकमेंड किया जाता है, या पूछ लेगा कि निमोनिया में किस प्रकार का डाइट जो है वो रिकमेंड किया जाता है। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। टाइफाइड, निमोनिया, ट्यूबरक्यूलोसिस, निर्जलीकरण, शारीरिक भार कम होना, कुपोषण आदि की स्थिति में निम्न में से कौन सा आहार दिया जाता है। उच्च कैलोरी युक्त तरल एवं नरम आहार, कम कैलोरी युक्त आहार, उच्च कार्बोज युक्त आहार, उच्च प्रोटीन युक्त आहार। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर जो सही होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर सही होगा उसमें ए ऑप्शन सही होगा। कैसा डाइट प्लान किया जाता है, तो यह जो डाइट प्लान किया जाता है उसमें कैलोरी की मात्रा उच्च होनी चाहिए। जैसे आपका जो फॉर्म आपका कार्बन और मोनो और डाई फॉर्म जो है कार्बोहाइड्रेट का देना चाहिए। तरल एवं नरम आहार, तरल और नरम दोनों आहार जो है इसमें रिकमेंड किया जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गठिया रोग में निम्न में से कौन सा आहार दिया जाता है। जो गठिया रोग होता है इस रोग में कौन सा आहार दिया जाता है। सोडियम रहित आहार, कम प्यूरिन वाला आहार, उच्च रेशे वाला आहार, या इनमें से कोई नहीं। तो जो गठिया के रोगी होते हैं इन्हें कम प्यूरिन वाला आहार जो है वो दिया जाता है। इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कम प्यूरिन युक्त जो है आहार इनको रिकमेंड किया जाता है। क्या जो है ये क्या करता है, तो गठिया रोग में होता क्या है, तो गठिया रोग में जो प्रोटीन होता है यही प्रोटीन जो है क्या है आपका बाधित होने लगता है, मतलब प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो इसके कारण इसमें जो आपका गठिया रोग होता है इसमें बैन क्या किया जाता है, कौन सा आहार नहीं दिया जाता, या कौन सी जो तत्व है वो नहीं दिया जाता। तो प्रोटीन वाली वस्तु जो है इसमें नहीं दी जाती। प्रोटीन की जो भी वस्तु होती है उसे बाधित कर दिया जाता है, उस पर बैन कर दिया जाता है। तो कम प्यूरिन वाला जो आहार है यह गठिया के रोगी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ओडिमा, हाइपरटेंशन क्या है, क्या क्या कह रहे हैं। ओडिमा
हाइपरटेंशन, नेफ्राइटिस, यकृत सिरोसिस में निम्न में से कौन सा आहार दिया जाता है? कौन कौन सा है आपका? तो ओडिमा है, हाइपरटेंशन है, नेफ्राइटिस है, यकृत सिरोसिस है। यकृत सिरोसिस में निम्न में से कौन सा आहार दिया जाता है? कम वसा वाला आहार, कम प्रोटीन वाला आहार, सोडियम रहित आहार या उपरोक्त सभी? तो ओडिमा, हाइपरटेंशन, नेफ्राइटिस, यकृत सिरोसिस में जो आहार रिकमेंड किया जाता है, जो आहार दिया जाता है, वो सोडियम रहित आहार दिया जाता है। ठीक है, इसमें सोडियम रहित आहार जो है वो रिकमेंड किया जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सोडियम रहित आहार इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पोषण विधि के अंतर्गत निम्न में से कौन सी विधि आती है? किसके अंतर्गत? तो जो पोषण की विधि है, इस पोषण विधि के अंतर्गत निम्न में से कौन सी विधि आती है? सामान्य विधि आती है, कृत्रिम विधि आती है, ए एवं बी दोनों आता है, या इनमें से कोई नहीं? तो पोषण विधि के अंतर्गत जो विधि आती है वो सामान्य विधि से भी पोषण दिया जाता है और कृत्रिम विधि से भी पोषण दिया जाता है। नॉर्मल डाइट हम दे सकते हैं और कृत्रिम विधि से भी हम डाइट को क्या करते हैं? देते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ए और बी दोनों जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नली द्वारा पोषण देने की विधियों के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? किसकी बात हो रही है? तो नली द्वारा पोषण देने की विधियों के अंतर्गत इसमें से कौन आता है? नसिका आमाशयी पोषण, आमाशयिक पोषण, आंत्रिय पोषण या उपरोक्त सभी? तो नली द्वारा पोषण देने की विधियों के अंतर्गत इसमें जो आता है वो क्या है? नसिका आमाशयी पोषण भी आता है और इसके साथ साथ आमाशयी पोषण आता है, आंतरिक पोषण आता है, उपरोक्त सभी। बात अगर नसिका आमाशयी पोषण की जाए तो नसिका आमाशयी पोषण में इसमें नली को नाक के माध्यम से डालकर आमाशय तक पहुंचाया जाता है, जिससे क्या, जैसे जूस हो गया या कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जब रोगी क्या है, जैसे अगर गले का कैंसर हो गया, मुंह में किसी प्रकार की समस्या हो गई, नाक में किसी प्रकार या गले में किसी प्रकार की समस्या हो गई, रोगी भोजन को निगलने में असमर्थ हो जाता है, तो उस समय जो पोषण दिया जाता है वो नसिका के माध्यम से दिया जाता है। नसिका के माध्यम से, नाक के माध्यम से नली लगाकर नली को आमाशय तक जो है वो पहुंचाया जाता है और उसी से जो जूस है, दाल का पानी है या इस प्रकार के जो तरल आहार है, वह तरल आहार इसमें दिए जाते हैं। आमाशयिक पोषण क्या होता है? तो आमाशयिक पोषण में ऐसा आहार दिया जाता है जिसमें आमाशय को क्या है, आमाशय का ऑपरेशन करके उसमें नली लगा दी जाती है और वहां से जो है आपका जो है इस प्रकार के आहार दिए जाते हैं। आंतरिक पोषण, इसमें आंत के माध्यम से जो आपकी आंतें होती हैं, आंतों में जो है आपका होल करके या ऑपरेशन करके वहां से जो है पोषण दिया जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर है। नली द्वारा पोषण देने की विधियों के अंतर्गत इसमें से सभी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रोकेन घोल का छिड़काव नाक में पोषण की किस विधि में किया जाता है? कौन सा घोल है? तो जो घोल है वो प्रोकेन घोल है। प्रोकेन घोल का छिड़काव नाक में पोषण की किस विधि में किया जाता है? नासिका आमाशयी पोषण में, नासिका आमाशयी पोषण में, आमाशयिक पोषण में, आंतरिक पोषण में या इनमें से कोई नहीं? तो प्रोकेन घोल का छिड़काव जो है वो नाक में नासिका आमाशयी पोषण देने के लिए किया जाता है, जिस क्योंकि जब नली डाली जाती है तो नाक में किसी प्रकार की कोई उलझन ना हो, इसके लिए जो है प्रोकेन का घोल डाल दिया जाता है, जिससे नाक में जो है, नाक की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया मीन दैट मीन्स में हम क्या हो जाता है, जैसे शून्य करते हैं ना किसी चीज को, तो वही जो है शून्य कर दिया जाता है, जैसे नाक में के माध्यम से जो है वो नली को आसानी से डाला जा सके। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कब्ज, मोटापा, मधुमेह, एथेरोस्क्लेरोसिस के रोगी को निम्न में से कौन सा आहार देना चाहिए? तो रोगी कैसा है? कब्ज है, रोगी को कब्ज है, मोटापा है, मधुमेह है और एथेरोस्क्लेरोसिस के रोगी को कैसा आहार रिकमेंड करना चाहिए? मृदु या कोमल आहार देना चाहिए, उच्च रेशे वाला आहार देना चाहिए, उच्च प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए या उपरोक्त सभी? तो कब्ज, मोटापा, मधुमेह, एथेरोस्क्लेरोसिस
स्क्लेरोसिस के रोगी को जो आहार रिकमेंड करना चाहिए, वो आहार रिकमेंड जो किया जाता है उच्च रेशे वाला आहार, क्योंकि इस प्रकार की समस्या में जो है रेशे वाला आहार जो दिया जाता है एथलोज को, जिससे क्या है वो देर से उसका डाइजेशन जो है वो देर से हो। इसीलिए इन सब के लिए, इन सब रोगों में जो है आपका उच्च रेशे वाला आहार दिया जाता है। मोटे अनाज, जैसे उच्च रेशे के अंतर्गत क्या, छिलके वाली दाल हो गई, मोटे अनाज हो गए ना, ऐसे चीजों का जो है वो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अंतःशिरी पोषण विधि में निम्न में से किन विधियों के माध्यम से पोषण दिया जाता है? तो अंतःशिरी पोषण विधि में इसमें से किस विधि के माध्यम से पोषण दिया जाता है? अंदरूनी शिरा में पॉलीथीन ट्यूब द्वारा पोषण, ऊपरी शिरा द्वारा पोषण, एवं भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो अंतःशिरी पोषण विधि में निम्न में से किन विधियों के माध्यम से पोषण दिया जाता है? तो अंतःशिरी पोषण विधि में जो आपका पोषण दिया जाता है, अंदरूनी शिरा में पॉलीथीन ट्यूब द्वारा भी पोषण दिया जाता है और ऊपरी शिरा द्वारा भी पोषण दिया जाता है। इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोनों की विधियों के माध्यम से जो है वो पोषण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आंतरिक पोषण में रोगी को निम्न में से कौन सा भोजन दिया जाता है? आंतरिक पोषण जो होता है इसमें रोगी को कौन सा भोजन जो है वो दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है, दूध दिया जाता है, ए एवं बी दोनों दिया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आंतरिक पोषण में रोगी को निम्न में से कौन सा भोजन दिया जाता है? तो आंतरिक पोषण में जो रोगी को भोजन दिया जाता है वो ग्लूकोज भी दिया जाता है, दूध भी दिया जाता है। इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर सही होगा? तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इन सारे चीजों को क्या है दिया जाता है। इसका आंसर जो सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस निम्न में से किस बीमारी को कहते हैं? हृदय की बीमारी को, किडनी की बीमारी को, या फेफड़े की बीमारी को, या तिल्ली की बीमारी को? तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है वो निम्न में से किसकी बीमारी को कहते हैं? तो किडनी में जो होने वाली यह बीमारी है, किडनी में जो भी समस्या होती है या किडनी में होने वाली बीमारी को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बात अगर किडनी की करें तो किडनी का निर्माण जो है नेफ्रॉनिक सेल से होता है। किडनी का निर्माण किस सेल से होता है? तो नेफ्रॉनिक सेल से होता है। किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। किडनी की कार्यात्मक इकाई जो है वो नेफ्रॉन होती है। प्रत्येक नेफ्रॉन जो है वो किससे बना होता है? तो ग्लोमेरुलस तथा वोमेन कैप्सूल कार्टेक्स मेडुला और जो है वो मेडुला पेपिला से, कार्टेक्स से बना होता है तथा मेडुला पेपिला से मिलकर बना होता है। जो आपका नेफ्रॉन्स, किडनी की जो सबसे कार्यात्मक इकाई होती है वो क्या होती है? नेफ्रॉन्स होती है। और नेफ्रॉन्स जो होता है वो बना किससे किससे होता है? तो प्रत्येक नेफ्रॉन्स में क्या क्या पाया जाता है? ग्लोमेरुलस होता है, वोमेन कैप्सूल होता है, कार्टेक्स होता है, और इसके साथ साथ मेडुला पेपिला जो होता है, इन सब से जो है वो मिलकर नेफ्रॉन्स जो है वो बना होता है। इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, तीव्र गुर्दे के फेल होने के लक्षण निम्न में से कौन से हैं? तीव्र गुर्दे के फेल होने के लक्षण निम्न में से कौन से हैं? नोजिया है, एनोरेक्सिया है, हाइपर पैराथायराइड है, या उपरोक्त सभी? तो तीव्र गुर्दे के फेल होने के लक्षण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो इसके अंतर्गत नोजिया भी आता है, एनारोक्सिया भी आता है, हाइपर पैराथायराइड्स भी आता है, और इसका आंसर जो सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर? इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी जो है तीव्र गुर्दे की स्थिति जो है एक आपकी थोड़ी सी हल्की, मतलब एक्यूट और टॉनिक दो प्रकार की स्थिति इसमें उत्पन्न होती है। एक तीव्र होती है वो कम समय के लिए होती है, और जो आपकी दीर्घकालिक होती है वो धीरे धीरे होती है लेकिन लंबे समय तक जो है ये बनी रहती है। तो इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, यूरेमिया की स्थिति कब उत्पन्न होती है? यूरेमिया की स्थिति जो है वो कब उत्पन्न होती है? रक्त में यूरिया की बढ़ी हुई मात्रा, रक्त में यूरिया की घटी हुई मात्रा, रक्त में यूरिया की असामान्य मात्रा, या रक्त में यूरिया की सामान्य मात्रा?
तो यूरेमिया की स्थिति जो है वो कब देखने के लिए कब उत्पन्न होती है, तो रक्त में यूरिया की बढ़ी हुई मात्रा को यूरेमिया कहते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। रक्त में यूरिया की बढ़ी हुई मात्रा को यूरेमिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, दीर्घकालीन गुर्दे के खराब होने के लक्षण निम्न में से कौन से हैं? दीर्घकालीन गुर्दे के खराब होने के लक्षण है, इसमें से कौन से हैं? ए ऑप्शन आपका है नेफ्रेटिक सिंड्रोम होता है, बी किडनी स्टोन, सी डायबिटीज मेलाइटस टाइप फर्स्ट और डी उपरोक्त सभी। तो दीर्घकालीन गुर्दे के खराब होने के लक्षण के अंतर्गत नेफ्रेटिक सिंड्रोम भी आता है, किडनी स्टोन भी आता है, डायबिटीज मेलाइटिस टाइप फर्स्ट भी आता है, उपरोक्त सभी जो है इसके अंतर्गत आता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किडनी के रोगी को निम्न में से कैसा पोषण देना चाहिए? किसके रोगी को? तो जो किडनी के रोगी हैं इन रोगी को कैसा पोषण देना चाहिए? पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा युक्त पदार्थ देना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा कम कर देनी चाहिए, सोडियम की मात्रा ना के बराबर देना चाहिए या उपरोक्त सभी। तो किडनी के रोगी को निम्न में से कैसा पोषण देना चाहिए? तो उसके किडनी के जो रोगी हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा युक्त पदार्थ देना चाहिए, जिससे क्या है उनकी ऊर्जा की जो है वो पूर्ति हो सके। तो पर्याप्त ऊर्जा युक्त पदार्थ भी देना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा कम कर देनी चाहिए। प्रोटीन जो है वो क्या है, इसकी मात्रा कम कर देनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन की मात्रा अगर होगी तो ये जल में क्या है यूरिन के थ्रू ये बाहर होगी और बार बार यूरिन की समस्या देखने के लिए मिलेगी। इसलिए प्रोटीन की मात्रा जो है वो कम कर देनी चाहिए, सोडियम की मात्रा ना के बराबर देनी चाहिए और इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सोडियम की मात्रा भी ना के बराबर एकदम देनी चाहिए। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हृदय रोग के अंतर्गत मुख्यतः कितने रोग आते हैं? हृदय रोग के अंतर्गत मुख्यतः कितने रोग आते हैं? 2 आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं या 5 आते हैं? तो हृदय रोग की अगर बात करें तो मुख्यतः बात हो रही है, तो मुख्यतः जो है वो आपके 2 रोग आते हैं। एक आपका उच्च रक्तचाप आता है और दूसरा आपका एथेरोस्क्लेरोसिस आता है। पहला रक्तचाप है, दूसरा एथेरोस्क्लेरोसिस है जो वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एथेरोस्क्लेरोसिस रोग की कितनी अवस्थाएं होती हैं? जो एथेरोस्क्लेरोसिस रोग होता है इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस रोग की जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 होती हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कितनी? तो 3 अवस्थाएं जो है इसकी होती हैं। पहले आपके प्रथम अवस्था भी इसमें होती है, द्वितीय अवस्था होती है और तृतीय अवस्था होती है। प्रथम अवस्था में जो है इसमें जो है वो धब्बे बनना शुरू होते हैं। ठीक है, प्रथम अवस्था में जो क्या होते हैं, धमनियां जो होती है इस धमनियों में धब्बे बनना शुरू होते हैं और दूसरी अवस्था में वही धब्बे घाव बनना शुरू हो जाते हैं और तीसरी अवस्था ऐसी आती है कि वही धब्बे जो होते हैं धीरे धीरे फैट जो है वो पूरी धमनियों में जम जाता है और जिसके कारण धमनियां ब्लॉक्ड हो जाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक जैसी समस्या जो है वो देखने के लिए मिलती है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस की अवस्थाएं जो होती है वो 3 स्टेज से जो है व्यक्ति गुजरता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एथेरोस्क्लेरोसिस की किस अवस्था में धमनियों में वसायुक्त धब्बे जमने लगते हैं? अभी हमने बताया आपको कि एथेरोस्क्लेरोसिस की किस अवस्था में धमनियां जो हमारी होती हैं, वेसल्स जो होती हैं, उस वेसल्स में वसायुक्त धब्बे जो होते हैं, ऐसे जैसे हमारी ये मान लीजिए ऐसे वेसल्स है और इस वेसल्स में क्या है, साइड इधर वेसल्स जो होती है, इस वेसल्स में साइड जो है वो धब्बे दिखाई देने लगते हैं। कैसे? तो ऐसे ऐसे साइड जो है यहाँ पे ऐसे ऐसे छोटे जो है वो स्पॉट बनने लगते हैं, ऐसे छोटे स्पॉट बनने लगते हैं। तो यही स्पॉट क्या है, जब ये तो किस अवस्था में होता है, ऐसे ऐसे स्पॉट बनने लगते हैं? किस अवस्था में? प्रथम अवस्था में ये स्थिति देखने के लिए मिलती है, जो है धमनियां इसमें स्पॉट्स बनने लगते हैं।
जब यह स्थिति क्या हो जाती है, द्वितीय अवस्था तक पहुंचती है, तो यही धब्बे जो होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, घाव बनाने लगते हैं, धीरे धीरे बढ़ने बढ़ने लगते हैं। और तीसरी स्टेज में ये पूरे जो धमनी होती है, इस धमनी को पूरा क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिससे रक्त का जो संचार है, वो रक्त का संचार जो है वो बाधित हो जाता है, और जिसके कारण हार्ट अटैक जैसी समस्या जो वो देखने के लिए मिलती है। बट यहाँ पे क्या है कि बोल रहा है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन ये है कि किस अवस्था में धमनियों में वसायुक्त धब्बे बन जाते हैं, तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रथम प्रथम अवस्था में धमनियों में जो है वो धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। असर्शन है क्वेश्चन नंबर 23, असर्शन है एथेरोस्क्लेरोसिस की द्वितीय अवस्था में वशीय अम्ल, लाइपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, जटिल कार्बोज, रेसे तथा रक्त उपस्थित रहते हैं। रीजन है इन पदार्थों की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि जिस कारण धमनियों का ल्यूमेन सकरा एवं पतला हो जाता है। असर्शन सही परंतु रीजन गलत है, असर्शन गलत परंतु रीजन सही है, असर्शन एवं रीजन दोनों गलत है, असर्शन एवं रीजन दोनों सही है। इसका जो आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या सही होगा, तो असर्शन और रीजन दोनों बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर सही है, इसका डी वाला आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण निम्न में से कौन से है, किस कारण से एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो होता है। अत्यधिक अधिक ऊर्जा वाले भोज्य पदार्थों के सेवन से, मानसिक तनाव से, उच्च संतृप्त वसा एवं कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन के सेवन से, या उपरोक्त सभी। तो एथेरोस्क्लेरोसिस के रोग के जो कारण है वो सभी हैं। अधिक ऊर्जा वाले भोज्य पदार्थों के सेवन से भी ये होता है, मानसिक तनाव से भी होता है, और उच्च संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल जब ज्यादा हो जाता है तो ये ब्लड में जाकर जमने लगता है, जिसके कारण यह जो है आपके होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, एथेरोस्क्लेरोसिस रोगी के आहार में कैलोरी की मात्रा कितनी कम कर देनी चाहिए। एथेरोस्क्लेरोसिस का जो रोगी है, इसके आहार में कैलोरी की कितनी मात्रा जो है वो कम कर देनी चाहिए। 2 से 3%, 3 से 4%, 5 से 10%, या 10 से 20%। तो एथेरोस्क्लेरोसिस के रोगी में के आहार में जो प्रोटीन कैलोरी की मात्रा है, कैलोरी की मात्रा कितनी कम कर देनी चाहिए, तो 5 से 10% जो है इसकी मात्रा कम कर देनी चाहिए। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रोटीन पर्याप्त, लेकिन प्रोटीन की जो मात्रा है वो प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। कैलोरी तो कम करना चाहिए, लेकिन प्रोटीन जितना उसको जरूरत है उतना प्रोटीन जो है वो रोगी को देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, एथेरोस्क्लेरोसिस के रोगी को कार्बोज का कौन सा रूप देना चाहिए। जो एथेरोस्क्लेरोसिस का रोगी है, इसे कार्बोज का कौन सा रूप देना चाहिए। मोनोसेकेराइड देना चाहिए, कौन सा रूप इसे देना चाहिए, तो मोनोसेकेराइड देना चाहिए, पॉलीसेकेराइड से देना चाहिए, या डाइसेकेराइड देना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो एथेरोस्क्लेरोसिस के रोगी को कार्बोज का जो रूप देना चाहिए वो कौन सा रूप देना चाहिए, तो कार्बोज का जो रूप देना चाहिए वो पॉलीसेकेराइड देना चाहिए। कौन सा रूप, पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड में भी कौन सा पदार्थ, कौन सा वो देना चाहिए, तो पॉलीसेकेराइड का जो देना चाहिए वो कौन सा आपका स्टार्च वाला फॉर्म देना चाहिए। कौन सा फॉर्म देना चाहिए, तो स्टार्च का फॉर्म देना चाहिए, जैसे डाइजेशन जो है वो थोड़ा देर से हो। तो कौन सा फॉर्म, स्टार पॉलीसेकेराइड का फॉर्म का जो है एथेरोस्क्लेरोसिस के रोगी को देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एथेरोस्क्लेरोसिस के रोगी में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करने के लिए निम्न में से किस तेल का प्रयोग करना चाहिए। एथेरोस्क्लेरोसिस के रोगी में कोई कोलेस्ट्रॉल का स्तर धमनियों में जब बढ़ जाता है, तो इसमें से किस तेल का प्रयोग करना चाहिए उसे। सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, जैतून का तेल, या उपरोक्त सभी। तो एथेरोस्क्लेरोसिस के रोगी को का कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए जो है वो सरसों का तेल भी यूज करना चाहिए, सूरजमुखी का भी तेल यूज करना चाहिए, और इसके साथ साथ जैतून के तेल का भी प्रयोग करना चाहिए। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, एथेरोस्क्लेरोसिस के रोगी में निम्न में से किस विटामिन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। एथेरोस्क्लेरोसिस के रोगी में किस विटामिन की जो है वो मात्रा बढ़ानी चाहिए। विटामिन सी की, निकोटीनिक अम्ल की, ए एवं बी दोनों की, या इनमें से कोई नहीं। तो एथेरोस्क्लेरोसिस के रोगी को जो है विटामिन की मात्रा बढ़ानी चाहिए, विटामिन सी की भी और निकोटीनिक अम्ल की भी, दोनों की मात्रा जो है उसको बढ़ा देनी चाहिए। ठीक है, ये रहा हमारा आज का जो है ये पूरा का पूरा
चैप्टर थ्योरेटिक डाइट पर। नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू so much for watching this video.